नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव से और दिन भर की देश भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें बताएंगे। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, बोले भाजपा को सत्ता में नहीं लौटने देंगे वापस। और आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी से हो चुका है इस पार्टी का गठबंधन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आचार संहिता उल्लंघन पर मंत्री धन सिंह रावत सहित 11 लोगों पर मुकदमा, कांग्रेस की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में भाजपा को बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव, राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी खतरे में डाल दिया। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा, चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर आपस में हुई जबरदस्त बहस। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद गोवा में बैकफुट पर है भाजपा, महंगाई और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्य के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है और समाजवादी सरकार बनने जा रही है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। 3000 के लाइक टारगेट को पूरा कराइए दोस्तों। और इसी के साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, बोले बीजेपी को सत्ता में नहीं लौटने देंगे वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से पिछले 6 महीने में काफी मुलाकातें हुई हैं और इस बीच सकारात्मक बातें भी हुई हैं। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए अन्य सभी चीजों को पीछे छोड़ा है। मेरे खिलाफ 100 मुकदमे हुए, 16 महीने जेल में रहा। और दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा को सत्ता से हटाने का लक्ष्य बताया है चंद्रशेखर आजाद ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आचार संहिता उल्लंघन पर मंत्री धन सिंह रावत सहित 11 लोगों पर मुकदमा, कांग्रेस ने की थी इसको लेकर शिकायत। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता और पार्टियां लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां चुनाव प्रचार के डिजिटल तरीके ही अपना रही हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने पर भी बैठक के आयोजन करने पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुवीर वेस्ट सहित 11 पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और 11 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी खतरे में डाल दिया। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से दरअसल इस बार राहुल गांधी ने भारत में अवैध निर्माण को लेकर नहीं, बल्कि पड़ोसी देश भूटान में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पहले समर्पण कर दिया और अब चीन को पीछे धकेलने में विफल होकर हमारे करीबी पड़ोसियों को खतरे में डाल दिया है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे खड़े होंगे। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार के चीन से निपटने के तरीके के अत्यधिक आलोचक रहे हैं और नियमित रूप से भारत चीन सीमा गतिरोध पर अपने विचार साझा करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार चीन भूटान में विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है, जो डोकलाम पठार से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा, चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुई आपस में बहस। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की रिव्यू बैठक शुरू हुई है। बैठक की शुरुआत में ही चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर किसान नेताओं में आपस में काफी बहस हुई। वहीं बैठक के बाद शाम 5 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बैठक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार के वादों और आश्वासनों की समीक्षा की जानी है। ऐसे में होने वाली इस अहम बैठक में कई और बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं इस बैठक में किसान नेता तय करेंगे कि केंद्र सरकार के साथ जिन शर्तों के आधार पर समझौता हुआ था वो पूरे हुए या नहीं हुए। दरअसल किसान संगठन की इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बैठक में बैठक के अहम मुद्दे एमएसपी पर कमेटी को लेकर तमाम राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमा अभी तक वापस नहीं हुए हैं और इसके अलावा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई को लेकर बैठक होगी। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो सभी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और 9
दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी को वापस आएंगे और मूल्यांकन करेंगे कि सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया है या फिर नहीं किया है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि किसान दोबारा एकजुट हो गए हैं और बैठक करके मूल्यांकन किया जा रहा है कि जिस वादे पर किसान आंदोलन को खत्म किया गया था, क्या सरकार ने वो वादा पूरा किया या नहीं किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद गोवा में बैकफुट पर है भाजपा। महंगाई और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार ने बढ़ा दी है भाजपा की मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। कैथोलिक अल्पसंख्यक समुदाय के 3 विधायकों समेत 4 विधायकों ने जिस तरह पार्टी छोड़ी है उससे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देकर पार्टी ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, लेकिन पार्टी अब भी कुछ नहीं सीख रही है। वहीं मरगांव का ही उदाहरण लें, आपको बता दें पार्टी ने अब तक यहां किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, फिर भी एक व्यक्ति ने घोषित कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा गोवा में बैकफुट पर है और चुनाव में हो सकता है बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। कई राज्यों में सर्दी का कहर, बिहार में कनकनी, झारखंड में बारिश। मौसम की ताजा अपडेट्स आपको बता दें दोस्तों कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी से लोग कांप रहे हैं। झारखंड, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है और मकर संक्रांति के दिन मौसम का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। आपको बता दें कि 14 और 15 जनवरी के बीच मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें IMD ने अगले 2 दिनों के लिए तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम एजेंसी के मुताबिक तेलंगाना में छुटपुट जगहों पर ओलावृष्टि और बारिश भी हो सकती है। बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में भीषण ठंड के कहर के बीच अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात घाटी के अधिकतर इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केवल उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान एक दिन पहले के मुकाबले तापमान अधिक दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में सर्दी का कहर जारी है और गुड़गांव में भी जबरदस्त कोहरा देखने को मिला है। जयपुर शहर का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बिहार में भी पछुआ हवा बह रही है और कनकनी यहां पर बनने लगी है और भोपाल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पर भाजपा JDU फिर आमने सामने। सुशील मोदी इसको लेकर हैं चिंतित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। सम्राट अशोक को लेकर भाजपा और JDU में हुई तनातनी के बाद अब शराबबंदी को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। संजय जायसवाल जहां JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा के एक बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की, तो वहीं JDU ने भी उन्हें नसीहत देने से देर नहीं की। भाजपा सांसद जायसवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए JDU को नसीहत दी कि मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपनी पंचायत के ही किसी आम व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए। शराबबंदी और पुलिस की भूमिका आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव के लिए क्या आने लगी जाली नोटों की खेप। STF ने शुरू कर दी है धरपकड़। जी हाँ दोस्तों, जाली नोटों की तस्करी के गिरोह से जुड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए STF भी लगा दी गई है। STF की एक टीम पिछले कुछ दिनों से जाली नोटों की खेप नेपाल से लाने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए पहले से ही लगी थी और कमिश्नर पुलिस के हत्थे चढ़े सलमान व जमील से संपर्क रखने के आरोप में 2 लोगों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया और इनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। आपको बता दें कि तालकटोरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बुधवार को सिपाही राहुल, सरगना सलमान व ट्रैवल एजेंसी संचालक समेत 5 लोगों को जाली नोट की तस्करी करने में पकड़ा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर कटाक्ष। अब तो लगता है कि 20% सीट भी भाजपा को मिलना है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए 1 महीने से भी कम समय रह गया है और ऐसे में अब सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गई हैं और कोई भी पार्टी एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में उन्हें 20% सीटें मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनीतिक रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी। उठाया जा सकता है यूपी के चुनाव में
कड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग रैलियों एवं जनसभाओं पर लगी पाबंदी की समीक्षा कर रहा है और स्वास्थ्य सचिव के साथ आयोग मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि रैलियां, सभाएं, यात्राएं करने की मंजूरी दी जाए या फिर ना दी जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी और कहा कि आपके बुरे दिन आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उनका ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। मौर्य ने कहा कि आप कहते हो, नारा दे रहे हैं कि 80 और 20 का है, मैं कहता हूं 80 और 20 का नहीं, अब तो 85 और 15 का मुकाबला होगा। 85 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। जी हाँ दोस्तों, तो 85 समाजवादी का है, बाकी में बंटवारा है, ऐसा कहते नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक बयान दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुकाबला 80 बनाम 20 का है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 80 बनाम 20 नहीं, 85 बनाम 15 है, जिसमें 85 समाजवादी पार्टी के यानी कि हमारे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पलट रही है सरकार? क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए। 3000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए। दोस्तों आपको बता दें कि अब स्टूल वाले मंत्री जी का क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भाजपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य सरीखे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में शामिल हो गए और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसी को स्टूल मिलता था और मुझे तो पता नहीं कि अब स्टूल वाले का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इशारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर यह बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक कार्यक्रम की तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा के बीच में केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे नजर आए थे और इसे लेकर यूजर्स ने मीम शेयर किए थे और अब अखिलेश यादव ने इसी तस्वीर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जिस तरफ चल देते हैं उन्हीं की सरकार बनती है और इस बार वो अकेले नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में आए हैं। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो सपा के साथ खड़े हो ही गए थे, अब तो 20% भी उनके खिलाफ हो गए हैं और अब भाजपा का सफाया होना तय है। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर, 80-20 नहीं 85-15 है और 85 समाजवादी पार्टी के लिए है और स्टूल वाले मंत्री जी को लेकर के भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीम आर्मी के चंद्रशेखर का भी समाजवादी पार्टी के साथ हो गया गठबंधन और अब भाजपा को हराने का है लक्ष्य, ये बड़ा बयान दिया है चंद्रशेखर ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले ही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लखनऊ में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य व धर्म सिंह सैनी के 6 विधायकों के साथ सपा में शामिल होने से पहले भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शुक्रवार को दूसरी भेंट के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बड़ी घोषणा कर दी। चंद्रशेखर ने कहा कि हमने भी इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। हम इस गठबंधन के बाद अब भाजपा को हराएंगे, जल्द ही अखिलेश यादव के साथ मिलकर सीटें भी तय कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ भीम आर्मी का गठबंधन हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने 80 बनाम 20 को लेकर योगी आदित्यनाथ पर किया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 20 बनाम 80 से उनका मतलब है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश की चुनाव में 20% सीट मिलेंगी जबकि 80% सपा को मिलेंगी। लेकिन आज की भीड़ देखकर लगता है कि अब उनको वो जो 20% मिलने वाली थी वो भी मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 80 बनाम 20 इस वक्त बन चुका है चुनावी मुद्दा। आपको क्या लगता है 80 किसका और 20 किसका? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि पटियाला सीट से कैप्टन के सामने उतर सकते हैं सिद्धू और अगर ऐसा का यहाँ का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी की निगाहें कैप्टन के गढ़
पटियाला पर टिकी है। पंजाब लोक कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में हैं तो अकाली दल से हरपाल जुनेजा ताल ठुक रहे हैं। और इसी बीच अब आम आदमी पार्टी के पूर्व मेयर अजीतपाल सिंह कोहली को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसी भी चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ कि पटियाला से अमरिंदर सिंह के साथ अगर नवजोत सिंह सिद्धू लड़ते हैं चुनाव, तो बेहद जबरदस्त मुकाबला ये होने वाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को समझ तक नहीं आई हमारी स्ट्रेटेजी, भगवा कैंप में भगदड़ मचाने के बाद बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, यूपी का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ ही दिनों में तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। राज्य की सत्ता में पहले बीजेपी आसानी से वापसी करती दिख रही थी, लेकिन उसी राह में अपने ही लोग रोड़े बिछा रहे हैं। और यूपी चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही एक के बाद एक बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों ने समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया है। और इसके चलते समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे हैं और सियासी पिच पर उन्होंने बीजेपी को करारा झटका दिया है। अखिलेश यादव इस बात से भी बेहद खुश हैं कि उनकी रणनीति को बीजेपी भांप तक नहीं सकी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को इसकी जरा भी भनक लगती तो वो डैमेज कंट्रोल में लग जाती। तो दोस्तों, इसको बड़ी जीत मान रहे हैं अखिलेश यादव और इसे स्ट्रेटेजी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसकी बीजेपी को भनक तक नहीं लगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी में भारी घमासान, संजय जायसवाल का शराबबंदी को लेकर नीतीश पर हमला, कहा मीडिया से बाहर निकले हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी जबरदस्त सियासी भूचाल चल रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान लगातार। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को सलाह दी है, मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के ही किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर लें, आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। दरअसल संजय जायसवाल जेडीयू के एक प्रवक्ता के बयान के बाद भड़के और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीधे संजय जायसवाल पर हमला बोल दिया था। ट्विटर पर अभिषेक झा ने संजय जायसवाल से पूछा था कि उन्होंने एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए हैं, इसकी संख्या क्या याद है। और जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा था कि संजय जायसवाल अपने क्षेत्र में जहरीली शराब से मौत के बाद पीड़ित परिवारों से क्यों मिलने गए थे। ऐसा करके उन्होंने एनडीए सरकार की नीति के खिलाफ में काम किया या पक्ष में काम किया। इसके बाद ही संजय जायसवाल भड़क गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त टक्कर भाजपा और जेडीयू में चल रही है, जिसके बाद बिहार सरकार में उथल पुथल मची हुई है और किसी भी वक्त बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल आ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 16 जनवरी को अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होंगे दारा सिंह चौहान। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हर दिन होगी समाजवादी पार्टी में नई ज्वाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राज्य सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर फिर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 80-20 की बात कर रहे हैं। 80 तो सपा के साथ खड़े थे ही, लेकिन जो 20 भाजपा के साथ थे वो भी अब भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी जो 11 मार्च को जिनके लिए टिकट बुक हो रखी है कि वो लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे, वो तो पहले ही गोरखपुर जाकर बैठ गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 तारीख तक हर एक दिन एक मंत्री, 3 से 4 विधायक देंगे इस्तीफा। योगी कैबिनेट छोड़ने वाले मंत्री ने कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से करीब 1 महीने पहले सत्ताधारी दल बीजेपी में मची नेताओं की भागम भाग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। मौर्य को मिलाकर अब तक 3 मंत्री और 7 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को दावा किया
कि 20 जनवरी तक रोज एक मंत्री और 3 से 4 विधायक त्याग पत्र देंगे। सैनी ने कहा कि वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते पर चलेंगे। सैनी ने कहा कि उन्होंने योगी सरकार से इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि 5 सालों तक दलितों और पिछड़ों को तथा उनकी आवाज को दबाया गया। उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे और एक मंत्री और 3 से 4 विधायक 20 जनवरी तक हर रोज इस्तीफा रहेंगे। तो दोस्तों, जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीति ने जात को प्रभावित किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह हो सकता है जहां पर मौर्य के समर्थन में जुट गए हैं कई सारे विधायक और सबका आरोप एक सरीखा है कि 5 सालों तक दलितों और पिछड़ों को और उनकी आवाज को दबाया गया है। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।